गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर की कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब हम एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस को यहाँ पर चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड carbon tetrachloride if 22 gram of benzene dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। हमसे यहाँ पर मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा है ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ़ यदि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व्ड घुला हुआ है इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। यहाँ कहा गया है 22 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो हम जानते हैं जो सॉल्यूशन में घुलता है वो कौन होता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट तो बेंजीन क्या हो गया? सॉल्यूट, ठीक है। और जो इस सॉल्यूट को घोलता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है वो? सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टू कंपोनेंट्स गिवन हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है हमारे पास? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है हमारे पास? बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू कितना मास है? 22 ग्राम, 22 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है। इसका मास कितना दे रखा है हमें? 122 ग्राम, 122 ग्राम। उसके बाद देखिए और हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन है। सॉल्यूशन का मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 22 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का 122 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 144 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास हो गया हमारे पास 144 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है पहले बेंजीन की मास परसेंटेज को। तो हम देखते हैं यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर सबसे पहले मास परसेंटेज को ही चेक किया था, ठीक है। मास परसेंटेज को कम्प्लीटली समझने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर को चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अब देखिए यहाँ पर हम मास परसेंटेज निकालेंगे बेंजीन की। फॉर्मूला है मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए? मास परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए इसको समझते हैं। हमें यहाँ पर बेंजीन की परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? बेंजीन की। तो इसी के अकॉर्डिंग हम किसका मास लेंगे? बेंजीन का, और उसे किससे डिवाइड करेंगे? टोटल सॉल्यूशन के मास से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ध्यान से चेक कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। इसका मास कितना हो गया? 22 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है हमारे पास? 144 ग्राम, 144 ग्राम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लिया है। मास ऑफ बेंजीन जो कि सॉल्यूट है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा हमारे पास? 15.5
15.28%, 15.28%। तो यहाँ पर हमने मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया है, किसके लिए? बेंजीन के लिए। टोटल सॉल्यूशन में जो बेंजीन की परसेंटेज है वो कितनी है बाई मास? 15.28%, 15.28%। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। यहाँ पर पूछा गया है ना, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए चेक करेंगे। देखिए हमारे पास है मास परसेंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू, अब देखिए सेम फार्मूला रहेगा जैसे यहाँ पर है मास ऑफ बेंजीन, सिमिलरली मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है? 122 ग्राम, 122 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ये हो गया हमारे पास 144 ग्राम, 144 ग्राम मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कितना आएगा आंसर? 84.72%, 84.72%। देखिए हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। पहले हमने बेंजीन को कैलकुलेट किया है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अगर हम एक को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब अगर हमने बेंजीन की जो परसेंटेज है वो चेक कर लिया है यहाँ पर, तो इसी से हम सिंपल वे में CCl4 की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, आप जानते हैं टोटल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 100%, 100% तो टोटल सॉल्यूशन है, और उसमें से अगर हम सॉल्यूट की परसेंटेज को माइनस कर देते हैं 15.28%, इसको अगर माइनस कर देते हैं तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 84.72%, 84.72% हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज पूछी है, मास परसेंटेज, उसको हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, और इसमें बेंजीन की परसेंटेज आई है 15.28% एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज आई है 84.72%। सेकंड NCERT इंडेक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए हमें यहाँ पर बेंजीन के मोल फ्रैक्शन चेक करने हैं, और यहाँ बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलकर एक बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिस सॉल्यूशन में बेंजीन की परसेंटेज क्या है? 30% बाई मास, 30% बाई मास। अब देखिए इसको चेक करते हैं, हम इसका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन का मास चेक करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है? 100% हमने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट भी लिख सकते हो आप, और C6H6 भी लिख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूट डायरेक्टली क्यों लिख दिया, आप खुद से समझिए। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? 30% बाई मास, टोटल सॉल्यूशन में 30% बाई मास कौन है? बेंजीन। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन डिसॉल्व है, ठीक है। तो जो डिसॉल्व होता है वो क्या है? सॉल्यूट है, और जो डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 30%, 30% हो गया। अब 30% का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? 100 का 30% हुआ 30 ग्राम, 30 ग्राम हो गया। उसके बाद है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास हो गया 100%। 100% क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन का मास हमने एज्यूम किया है, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे 30%, मतलब सॉल्यूट का मास हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 70%। कितना हो गया? 70% हमारे पास क्या आ गया? सॉल्वेंट का मास, ठीक है। अब 70% का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 70 ग्राम। भाई 100 ग्राम का 70% कितना होगा? 70 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप समझिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ रखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर सम रखना है। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स हैं बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर उसका सम कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें मास तो गिवन है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये हो गया हमारे पास C6H6। बेंजीन का मास कितना है यहाँ पर, इसमें मेरे ख्याल में 30 ग्राम, 30 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब C6H6 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये हो गया C6H6, यहाँ कार्बन के लिए हो गया 12 × 6। 1 कार्बन एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास 12 ग्राम, और 6 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, प्लस 6 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 ग्राम मोल इनवर्स, 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ देखिए मोलर मास हमने यहाँ पुट कर दिया 78, तो ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 0.385 मोल, 0.385 मोल। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स को ऊपर लिया तो क्या बचा, मोल। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी सेम है, मास क्या है 70 ग्राम, यहाँ आपको देखिए गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम, डिवाइडेड बाई, अब CCl4 का मोलर मास चेक करते हैं, CCl4 इज इक्वल टू, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस क्लोरीन का 1 का कितना हो गया 35.5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास हो गया 154, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 154 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, मोलर मास किसके लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, तो यहाँ पुट कर देंगे उसे 154। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, और यहाँ हो गया ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा हमारे पास 0.455, 0.455। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट कर लिया है। बस अब इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 0.385 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.385 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.455। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.458। इस बात को समझिए। सबसे पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.455। यहाँ पर जो मोल है और यहाँ पर जो मोल है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, यूनिटलेस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए 0.458, और यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। क्या है, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, जो आए हैं 0.458। थर्ड NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 30 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए
हमें हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट गिवन है जिसका मास कितना है 30 ग्राम, ठीक है, और वो कितने लीटर सॉल्यूशन में। थर्ड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें यहाँ हर एक सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 30 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का मास 30 ग्राम, ठीक है, और ये 30 ग्राम हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट किस में डिजोल्व है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी गिवन है। अब फर्स्ट पॉइंट इसका चेक करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 30 ग्राम। 30 ग्राम आप खुद से देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट। भाई यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड है इसलिए मैं हाइड्रेटेड बोल रहा हूँ। तो कोबाल्ट नाइट्रेट जो हमारे पास है ये 30 ग्राम है और ये डिजोल्व है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये डिजोल्व है तो ये क्या हुआ सॉल्यूट, ठीक है, और इस सॉल्यूट का मास है 30 ग्राम। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3 लीटर। 4.3 लीटर ये तो हो गया गिवन डेटा जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है मोलैरिटी को। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए मोलैरिटी के लिए। अब देखिए हमें यहाँ वॉल्यूम तो गिवन है सॉल्यूशन का, इस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का उसके लिए वॉल्यूम तो गिवन है सॉल्यूशन का, लेकिन सॉल्यूट का मास गिवन है। सॉल्यूट के हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो किस तरह से करेंगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लास्ट क्वेश्चन में भी चेक कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूट क्या दे रखा है, सॉल्यूट है हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट। इसका मास तो गिवन है, मोलर मास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ है मास 30 ग्राम हो गया डिवाइडेड बाई मोलर मास हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला है CONO3 ठीक है, इज इक्वल टू कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 प्लस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 ब्रैकेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस, अब यहाँ 3 भी है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16, ठीक है, ध्यान देते जाइए, यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद चेक करते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है 6H2O, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ बीच में प्लस आ गया, 12 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 6 ऑक्सीजन है प्लस 6 इंटू 16, ये सब हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसे सिंपल करते हैं, मतलब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा 291। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 291 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है सॉल्यूट का, और उसे हम यहाँ पुट कर देंगे 291 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने पर 0.1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके, सॉल्यूट के, और उन्हें हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए
जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा 0.1 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास 4.3 लीटर। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 4.3 लीटर, 4.3 लीटर और ये हो गया मोल। अब देखो यहाँ पर कई बार जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में भी गिवन होता है, तब हम इस फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लीटर में गिवन है और लीटर में ही हमें चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ हम इसे लीटर में लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा 0.023 मोलर, 0.023 मोलर। अब आप जानते हैं कैपिटल एम हम क्यों लगाते हैं, मोलैरिटी के लिए। ठीक है, मोलैरिटी के लिए। अगर आप ये कैपिटल एम नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको आसानी रहेगी, ये भी आप लगा सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, या तो आप मोल लीटर इनवर्स लगा दें या फिर एम लगा दें। एम का मतलब मोलर होता है और मोल लीटर इनवर्स हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मोल लीटर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट के लिए, जो फर्स्ट पॉइंट है 30 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए हमने मोलैरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। इसका सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। हमें यहाँ पर 2 वॉल्यूम गिवन है। देखिए सेकंड पार्ट में 30 ml गिवन है और 500 ml, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम हो गए V1 एंड V2। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। अब 0.5 मोलर का मीनिंग क्या हो गया कि हमें यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कैपिटल M हम यूनिट लगा सकते हैं, उसका मतलब होता है मोलर, मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल M हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी। अब ये इस मेथड से तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सॉल्यूट दे रखा और ना ही कोई सॉल्वेंट दे रखा, ना कोई सॉल्यूशन दे रखा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पर मोलैरिटी इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए गिवन है हमारे पास, देखिए वॉल्यूम 1 कितना है 30 ml और मोलैरिटी 1 फर्स्ट जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो कितनी है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। उसके बाद हमें गिवन है सेकंड वॉल्यूम V2 या वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 500 ml। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, M2 मतलब मोलैरिटी, सेकंड मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और हमसे यहाँ क्वेश्चन में कहा भी यही गया है क्या, कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर गिवन है, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड सॉल्यूशन का हमने जो डेटा है वो यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर सेकंड मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। मोलैरिटी इक्वेशन मोलैरिटी इक्वेशन क्या है हमारे पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये सिंपल है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन, तो इसे हम पुट कर देंगे। देखिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। M1 क्या है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई V1 क्या है 30 इज इक्वल टू M2 क्या है जो कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई V2 क्या हो गया 500 ml। तो यहाँ से हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, M2 हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 500। यहाँ से हो जाएगा 500 इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड करेगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 मोलर, 0.03 मोलर। तो इस तरह से हमने सेकंड पॉइंट में मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ चेक कर लिया है, जो आई है 0.03। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स को यहाँ डिस्कस कर लिया है। फोर्थ NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए हमें यहाँ कैलकुलेट करना है
मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला में गिवन है, जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मास है यूरिया का वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा ट्रिकी है और लेंथी है। ठीक है, देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर है हमारे पास मास ऑफ रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन देखिए 2.5 किलोग्राम, मास ऑफ रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन, तो मास कितना है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, इसे हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। तो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन का मास हो गया। उसके बाद हमें इसमें गिवन है 0.25 मोलल। अब मोलैलिटी टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मोलल वर्ड आया था और मैंने उसका मीनिंग आपको बताया है, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं 0.25 मोलल का मीनिंग क्या होता है। देखिए 0.25 मोलल मीन्स 0.25 मोल ऑफ यूरिया dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि मोलल वर्ड का मीनिंग होता है मोलैलिटी, तो हमें इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी गिवन है 0.25 मोलल। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है मोलैलिटी का मीनिंग, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट हम जब कोई भी सॉल्वेंट हमें डेफिनेटली गिवन नहीं होता है तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं, वाटर को हम वहाँ सॉल्वेंट मानते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं हम यहाँ पर मास ऑफ वाटर। ठीक है, हमने जब मोलैलिटी को सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ से हमें वाटर का मास मिल गया, कितना है 1000 ग्राम। उसके बाद देखिए हमें यहाँ सॉल्यूट जो हमारे पास है यूरिया जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ना कि मास। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25 मोल। तो यहाँ से हम यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स से मास कैलकुलेट करेंगे, यूरिया का हम यहाँ पर मास कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, नंबर ऑफ मोल्स तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और साथ के साथ हम यूरिया का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, यूरिया का। ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है यूरिया के मास की, हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, कितना है NH2CO यहाँ हो गया NH2CO NH2। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। देखो यहाँ ये नाइट्रोजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के लिए अगर हम चेक करें तो होता है 14 प्लस 1 बाई 1 चेक करेंगे, हाइड्रोजन 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 हैं, कितने हो गए 4। भाई 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 4 के लिए कितना हो गया 4 प्लस कार्बन 12, 1 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 16। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। ठीक है,
इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? आंसर आएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसे सिंप्लीफाई करने पर जब हम करेंगे इसे सॉल्व तो कितना आएगा? 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। देखिए मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया। देखिए मास ऑफ यूरिया कैसे कैलकुलेट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स की किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी? मोलर मास में। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25 मल्टीप्लाई 60, 0.25 मल्टीप्लाई 60 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 ग्राम। 15 ग्राम मास आ गया किसका? यूरिया का। यूरिया का मास हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद देखिए 1000 ग्राम वाटर का मास है, ठीक है, और वाटर में कौन डिजॉल्व है? 0.25 मोल ऑफ यूरिया। अब 0.25 मोल को हमने मास बना लिया है 15 ग्राम, तो हम ये कह सकते हैं 15 ग्राम यूरिया किस में डिजॉल्व है? 1000 ग्राम वाटर में। तो ये सॉल्वेंट का मास है। आप ध्यान रखिए मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास होता है, ना कि सॉल्यूशन का। मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ मास ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ हम कर लेंगे मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का मास हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट 15, ठीक है, कितना हो गया? 1015 ग्राम। 1015 ग्राम हमने यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, उसे समझना जरा। 1015 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 1015 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू 15 ग्राम। थोड़ा ध्यान से समझें, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 1015 ग्राम, ठीक है, और ये 1015 ग्राम जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें कितना यूरिया है? 15 ग्राम, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये पूछा हमसे कि भाई हमें 2.5 किलोग्राम में यूरिया का मास बताइए। 2.5 किलोग्राम में यूरिया का मास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इतनी बात तो समझ में आती है, तो उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2500 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर ग्राम है तो हम इसे भी ग्राम में लेंगे 2.5 किलोग्राम को। तो 2.5 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन will require यूरिया कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 1015 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 36.95 ग्राम। 36.95 ग्राम इतना यूरिया चाहिए किसके लिए? 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। थोड़ा ध्यान से समझिए, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन के लिए कितना यूरिया चाहिए? यूरिया का मास कितना आया? 36.95 ग्राम। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे रिपीट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं और इस टोटल क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटासियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को और मोल फ्रैक्शन, मतलब तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, मतलब हमारे पास जो पोटासियम आयोडाइड है वो टोटल सॉल्यूशन में कितनी परसेंटेज रखता है? 20%, मतलब 20% टोटल सॉल्यूशन में कौन है? पोटासियम आयोडाइड है।
ठीक है। और टोटल सॉल्यूशन की एक्वस सॉल्यूशन की KI जो पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसके आंसर में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 20% मास बाई मास का मीनिंग क्या होता है। देखिए 20% मास बाई मास का मीनिंग होता है कि यहाँ सॉल्यूट भी आपका ग्राम में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी यहाँ ग्राम में ही प्रेजेंट रहेगा। मतलब टोटल सॉल्यूशन जो हमारे पास है उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों ही किस में प्रेजेंट है, ग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए 20% हम यहाँ मास बाय मास या फिर W बाई डब्ल्यू वेट बाई वेट भी यहाँ लिख सकते हैं। एक्वस KI solution means that mass of KI। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि 20% KI प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो KI कितना हो गया 20 ग्राम, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं वो कितना करते हैं 100 ग्राम या 100%। ठीक है, तो यहाँ हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसे आप पहले भी लिख सकते थे या बाद में भी लिख सकते हैं 100 ग्राम, ये हो गया। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। कितना हो गया 80 ग्राम। तो यहाँ हो गया हमारे पास क्या मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 20 80 ग्राम। और हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करने हैं क्योंकि सॉल्यूट कौन है हमारे पास KI पोटाशियम आयोडाइड डिजोल्व है किसमें सॉल्वेंट में। ठीक है, और हम सॉल्वेंट किसको मान के चलते हैं वाटर को हम यहाँ पर सॉल्वेंट मान के चलते हैं जब कोई भी सॉल्वेंट डेफिनेटली हमें गिवन ना हो। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। फार्मूला है मास कितना हो गया 20 ग्राम। ठीक है, लेकिन मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो KI का मोलर मास कितना हो गया, KI का मोलर मास हो जाएगा पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39 प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। ठीक है, तो इसे प्लस करने पर आएगा 166 ग्राम मोल इनवर्स, 166 ग्राम मोल इनवर्स। इसे डिवाइड कर देंगे 166 ग्राम मोल इनवर्स से। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.120 हमारे पास क्या आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 0.120 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है 80 ग्राम। अब यहाँ पर हमें चाहिए किलोग्राम में, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये मैंने आपको जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैं समझा रहा था लास्ट लेक्चर्स में, उसमें भी मैंने आपको ये बताया है कि अगर किलोग्राम में गिवन ना हो ग्राम में गिवन हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मोलल। यहाँ स्मॉल m आपको यूनिट यूज़ करनी है या फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ये है मोल और ये है किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मोल किलोग्राम इनवर्स। यहाँ मोलैलिटी की यूनिट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट मोलैलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है जिसकी वैल्यू आई है 1.5 मोलर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड पॉइंट है हमारे पास मोलैरिटी। अब हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। देखिए मोलैरिटी के लिए यहाँ चेक करते हैं, सेकंड पॉइंट है मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कैलकुलेट कर लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे 0.120, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है मास बाय मास, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सॉल्यूट लीजिए चाहे सॉल्वेंट लीजिए चाहे सॉल्यूशन लीजिए, तीनों हमारे पास किस में है, ग्राम में प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लिया है, ग्राम में, ना कि ml में। अगर ml में लिया होता तब हम उसको वॉल्यूम मानते, लेकिन हमें एक और एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है टोटल सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है 1.202। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.202 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स, ये हमारे पास है डेंसिटी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर पता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों वैल्यूज सॉल्यूशन के लिए हैं, डेंसिटी भी, मास भी और वॉल्यूम भी, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो हमें मास भी सॉल्यूशन का लेना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यह मास किसका ले लेते हैं, सॉल्वेंट का, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0832 लीटर। देखिए यहाँ पर ये ml में है, यहाँ पर ये क्या है ml में है, और इस ml को हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0832 लीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ चेक कर लिया है, और हमें अब नंबर ऑफ मोल्स पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे 0.120। तो हम यहाँ से मोलैरिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.120, 0.120। देखिए मोलैरिटी की वैल्यू के लिए 0.120 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.0832, ठीक है। तो ये हो गया मोल और ये हो गया लीटर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1.44 मोलर, 1.44 मोलर। तो इस तरह से हमने यहाँ सेकंड पॉइंट मोलैरिटी को भी कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू आई है 1.44 मोलर। थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारे पास सी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है, पहले हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम सिंबलाइज करते हैं काई से, ठीक है। और हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं दोनों के ही, पोटासियम आयोडाइड के भी और वाटर के भी। तो हम पहले के आई के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाटर, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई तो कैलकुलेट किए हुए हैं, कितने आए हैं 0 पॉइंट, यहाँ आप देख सकते हैं 0.120 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 0.120 डिवाइडेड बाई पोटासियम आयोडाइड के फिर से हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रखने हैं 0.120 प्लस
अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब वाटर का मास कितना है हमारे पास, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो वाटर का मास है हमारे पास 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मास हो गया 80 ग्राम। उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए मास है 80 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आता है वाटर का, ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 18 ग्राम मोल इनवर्स, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास आ जाएगा 4.44। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, कितनी आएगी वैल्यू 4.44 यहाँ पुट हो जाएगी। और इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास के आई के लिए 0.0263 किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ये, सॉरी किसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, पोटासियम आयोडाइड के लिए। पोटासियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.023। उसके बाद देखिए हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वाटर के। वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मोल फ्रैक्शन टॉपिक में एक लाइन को डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, 1 होता है, यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम 1 मान लेते हैं, टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 1 कंपोनेंट, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जब 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो पोटासियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को माइनस कर देंगे 0.0263। इसे सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा आंसर हमारे पास 0.9737। तो इस तरह से हमने दोनों कंपोनेंट्स Ki और वाटर, इन दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को चेक कर लिया है। पोटासियम आयोडाइड के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.0263 और वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.9737। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट मोल फ्रैक्शन को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।